हेलो फ्रेंड्स, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का 4th लेक्चर है। अभी हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे नहीं आए हैं, सिर्फ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बात कर रहे हैं, जिसमें गैलीलियो ने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दी थी एक रेफरेंस फ्रेम से। अगर हम दूसरे रेफरेंस फ्रेम में जाते हैं तो हमने इनर्शियल फ्रेम की भी बात कर दी थी और नॉन इनर्शियल फ्रेम की भी बात की थी। इनर्शियल फ्रेम में हमने बताया था कि न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन सेम रहते हैं, लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम में कुछ फिक्टिशियस फोर्स के कारण न्यूटन्स के लॉ सेम नहीं रहते। उन इस फिक्टिशियस फोर्स या सूडो फोर्स को हमें कंसिडर करना पड़ता है अगर हमें न्यूटन के लॉज को नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगाना है। तो ये हमने 3rd लेक्चर में पूरा डिस्कस कर लिया था। आज इस लेक्चर में हम लोग उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे। ये जो प्रॉब्लम मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है, उसमें वेलोसिटी के लिए जो उन्होंने इक्वेशन दी थी। इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल, जब कोई नॉन इनर्शियल फ्रेम ए एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है उसके ऊपर करेंगे, एक हम रोटेटिंग फ्रेम के ऊपर करेंगे। तो इस तरह से हम 3 प्रॉब्लम इस लेक्चर में करने वाले हैं और उसके बाद मैं आपको 3 प्रॉब्लम दूंगी, जिनके आंसर भी दूंगी। उन प्रॉब्लम को आप खुद निकालेंगे और करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसमें ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन ए. What is the path of the particle as it would appear to an observer standing? देखिए क्या है कि एक ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है, उसमें एक जो ऑब्जर्वर ए है वो बैठा हुआ है। दैट मीन्स कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। यहाँ पे जो आपने लिया है ये आपका लिखा हुआ नहीं है, द पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन ए। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि ये इनर्शियल फ्रेम है और यूनिफॉर्म स्पीड से ये जो ट्रेन है वो मूव कर रही है और ऑब्जर्वर ए जो ट्रेन में बैठा हुआ है वो एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा है, कुछ भी पार्टिकल को थ्रो कर रहा है या बॉल को थ्रो कर रहा है। व्हाट इज द पाथ ऑफ द पार्टिकल एज इट वुड अपीयर टू एन ऑब्जर्वर? सबसे पहले स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड में ऑब्जर्वर है, ट्रेन जा रही है और ट्रेन में बैठा हुआ जो ऑब्जर्वर है वो ऊपर भी फेंक रहा है पार्टिकल को। तो देखिए अगर वो ट्रेन में बैठा हुआ है तो मूविंग फ्रेम में बैठा हुआ है, और अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है दैट मीन्स कि वो इनर्शियल फ्रेम के अंदर ही है। तो उस ऑब्जर्वर के लिए जो ट्रेन में बैठा हुआ है उसके लिए तो वो एक स्ट्रेट लाइन को ही फॉलो करेगी, वापस उसके हाथ में ही आ जाती है। तो आपने कभी ट्रेन में बैठे होंगे तो उछाल के देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि जैसे आपने फेंका और आपके हाथ में आ जाती है, क्योंकि आप खुद भी इनर्शियल फ्रेम में हो। इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है फ्रेम में और ना ही ये रोटेटिंग फ्रेम है। ओके, अब बात करते हैं कि ग्राउंड पे जो बैठा हुआ है, जो स्टेशन पे जो कि रेस्ट में है, वो भी इनर्शियल फ्रेम में ही है उस ऑब्जर्वर को। लेकिन ये कैसे दिखाई देगा? तो यहाँ पे हमें ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब आप बात करें फर्स्ट जो है कि ऑन द ग्राउंड, यानी कि एक इनर्शियल फ्रेम है आपका रेस्ट में और एक इनर्शियल फ्रेम है एस प्राइम जो कि v वेलोसिटी से इसके रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है। तो हमारे पास इस तरह की कंडीशन है, ये ट्रेन जा रही है और यहाँ पे ये बैठा हुआ है ऑब्जर्वर, और यहाँ पे इसने इस तरीके से इसको ऊपर की तरफ भेजा, फेंका। तो देखिए हमारे पास जब ट्रेन ये मूविंग फ्रेम है तो इस वाला जो पार्टिकल है उस पर एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी वर्क करेगा। जो ट्रेन में बैठा हुआ ऑब्जर्वर है उसने तो ऊपर ही फेंका, लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ट्रेन के वी मोशन में होने की वजह से अपने आप ही आ जाएगा। तो उसकी वजह से मान लिया ये पार्टिकल ऊपर की तरफ फेंका गया है और वी एक्स कंपोनेंट उसमें ऑलरेडी ट्रेन की वजह से है। ट्रेन वी एक्स स्पीड से एक्स डायरेक्शन में जा रही है और वी वाई जो कंपोनेंट है जो पार्टिकल ने दिया है। तो ये जो ग्राउंड पे बैठा हुआ ऑब्जर्वर है उसको ये दोनों कंपोनेंट मिलेंगे, इसकी वजह से इसका पाथ कुछ इस तरह का होगा। तो इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम अपनी तरफ से नहीं बता सकते हैं कि ये ऐसे जा रहा है या किस तरह जा रहा है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मान लिया लगा कि टी टाइम बाद उसका जो डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन होगा Vx इंटू टी, इस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा Vx इंटू टी के इक्वल, और y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा Vy कंपोनेंट से निकालेंगे। तो आपको पता है कि ऊपर की डायरेक्शन में ग्रेविटी भी काम करेगी, ठीक है, तो ग्रेविटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है H इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और जिसमें हमें अगर ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो माइनस साइन लगा देते हैं। टी टाइम में ही वर्टिकल कितना चलेगा ये पार्टिकल, वी वाई वेलोसिटी इंटू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर।
तो ये दो इक्वेशन बनेंगी। इन दोनों इक्वेशन से हम फाइनली क्या होगा इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट का वो निकालेंगे। तो टी को कंपोनेंट को हमें यहाँ से एलिमिनेट करना है। यहाँ से हमने टी की वैल्यू निकाली, टी इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स अपॉन वी एक्स, और ये वैल्यू हमने यहाँ पे रखी है, तो ये आपका हो गया वी वाई अपॉन वी एक्स ऑफ एक्स माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन वी एक्स स्क्वायर। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दोनों जो कंपोनेंट हैं ये कांस्टेंट हैं, क्योंकि ट्रेन की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, वी वाई भी कांस्टेंट रहेगा, तो इन दोनों का रेशियो भी कांस्टेंट रहेगा। तो फाइनली इक्वेशन y इज इक्वल टू, ये कोई कांस्टेंट आपने k मान लिया, के एक्स माइनस हाफ ऑफ g, और ये g भी कांस्टेंट है, ठीक है, और आपका g भी कांस्टेंट है और vx भी कांस्टेंट है, तो इनको आपने मान लिया कोई कांस्टेंट k प्राइम ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये इक्वेशन फाइनल इक्वेशन बनेगी, और ये इक्वेशन आप देख रहे हैं ये पैराबोला की इक्वेशन है। ओके, यहाँ पे ऑब्जर्वर था, ये पैराबोला की इक्वेशन है। दैट मीन्स कि अगर ग्राउंड पे कोई ऑब्जर्वर है और इसको देख रहा है तो उसको पैराबोलिक पाथ मिलेगा, ठीक है। ट्रेन में अगर बैठा हुआ ऑब्जर्वर देख रहा है तो उसको तो स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर स्टेशन पे बैठा हुआ है स्टेशनरी फ्रेम में, तब वो देखेगा कि वो पैराबोलिक पाथ पे जा रहा है, और उसके लिए इक्वेशन ये हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट अच्छे समझ में आ गया है। अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं, इसको अभी हम हटा देते हैं, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में फ्रेंड्स ये कहा है इन ट्रेन बी, एक ट्रेन है, ए ट्रेन तो अलग थी, बी ट्रेन में मूविंग विद स्पीड एज द ट्रेन ए इन द सेम डायरेक्शन। देखिए एक ट्रेन ए जा रही है, वो वी एक्स डायरेक्शन में वी एक्स स्पीड से जा रही है, एक ट्रेन बी जो कि सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से जा रही है। तब यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर ऊपर फेंकता है किसी पार्टिकल को, ठीक है, और यहाँ पे भी कोई ऑब्जर्वर है जो इसको देख रहा है। तो देखिए दोनों की जो वी एक्स वेलोसिटी है, इन दोनों को अगर देखा जाए तो गैलीलियन का वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन लॉ है u प्राइम इज इक्वल टू u माइनस वी, ये हमने देखा था। और इनवर्स वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है मूविंग फ्रेम से, अगर पार्टिकल देख रहा होता है, ऑब्जर्वर देख रहा होता है पार्टिकल को, तब उसमें वेलोसिटी ये स्टेशनरी फ्रेम में और ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, ठीक है ना, जो जिस स्पीड से ये पार्टिकल चल रहा होता है। अब ये वाला जो बी ऑब्जर्वर है ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसका जो फ्रेम है ये आपका एस प्राइम फ्रेम है, ठीक है ना। तो इसमें जो वेलोसिटी होगी वो निकालनी है हमें। तो इसकी वेलोसिटी कितनी है vx, और इसकी वेलोसिटी कितनी है vx, ठीक है। इन दोनों ये जो ऑब्जर्व यानी कि, और इसकी वेलोसिटी vx है, ठीक है। ये आपका s प्राइम फ्रेम है और ये s फ्रेम है। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि ये मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी vx हो गई है, और ये आपकी वेलोसिटी इन u फ्रेम, अगर ये जीरो में ये रुका हुआ होता तो हम इसे जीरो लेते, तो ये हो गया है। तो दैट मीन्स vx प्राइम इज इक्वल टू जीरो, लेकिन vy प्राइम तो जीरो नहीं हुआ, वर्टिकल मोशन तो रहेगा। दैट मीन्स कि पार्टिकल में वर्टिकल मोशन है लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है। तो अगर बी ट्रेन जो है वो सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो बी ऑब्जर्वर को भी, जो ट्रेन में बैठा, बी ट्रेन में बैठा है ऑब्जर्वर, उसको स्ट्रेट पाथ दिखाई देगा, ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, ठीक है। ये क्लियर है, ये एस फ्रेम है और ये एस प्राइम फ्रेम है। अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। देखिए अकॉर्डिंग टू इन ट्रेन बी मूविंग विद द सेम स्पीड एज दैट ऑफ ए, लेकिन यहाँ पे एक चीज, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि सेम डायरेक्शन का तो हमने कर ही लिया है। अपोजिट डायरेक्शन में अगर जा रही है, देखिए ए इस डायरेक्शन में जा रही है, इसकी स्पीड दिस है, और बी इस डायरेक्शन में जा रही है, इसकी स्पीड भी vx है लेकिन माइनस का vx। तो ये आपकी ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है, और यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है। तो हमें बी वाले पार्टिकल को, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, एस प्राइम फ्रेम लेना है, और ये आपका रुका हुआ फ्रेम लेंगे जो रेस्ट में है। तो u प्राइम इज इक्वल टू u माइनस वी से निकालेंगे आप। तो u प्राइम की वैल्यू आप खुद बताइए कि जब ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ये माइनस vx है, तो इनका ये रिलेटिव वेलोसिटी v जो है वो माइनस vx रखेंगे, और इसकी वेलोसिटी u
वी एक्स रखेंगे, तो ये माइनस माइनस का वी एक्स, दैट मीन्स कि ये हो जाएगी 2vx, डबल हो गई। लेकिन वी वाई कंपोनेंट तो है ही, वी वाई प्राइम इज इक्वल टू वी वाई। अब इसमें x कंपोनेंट भी है और y कंपोनेंट भी है, तो फिर से आप इक्वेशन निकालिए। पहले x डायरेक्शन में निकालिए कितनी डिस्टेंस चलेगा, तो हम यहाँ पे निकालते हैं x इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टी टाइम, ऐसे ही y इक्वल टू वर्टिकल डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, ये आपका हो जाएगा वी वाई के इक्वल होगा t माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, और फिर t को एलिमिनेट करना है, तो सेम वी वाई अपॉन t की वैल्यू x अपॉन 2vy माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन 4vx स्क्वायर। देखिए ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन लगभग सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे आपका जो कांस्टेंट था, देखिए ये जो है ये सब कांस्टेंट ही है, ये भी है, दैट मीन्स कि पैराबोला का इक्वेशन ही बनेगा, लेकिन थोड़े से पैरामीटर चेंज हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का पैराबोला बनेगा, उसका रेक्टम डिफरेंट होगा। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि बी ऑब्जर्वर को ए ऑब्जर्वर का पैराबोलिक पाथ ही मिल रहा है अगर अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, लेकिन वो पैराबोला इस वाली कंडीशन के पैराबोला से डिफरेंट है, वो थोड़ा सा ऊपर को जा रहा है क्योंकि उसका रेक्टम डिफरेंट है। ठीक है, अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं। इन ट्रेन बी मूविंग विद डबल ऑफ द स्पीड ऑफ ए इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन डबल स्पीड से जा रहा है, तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे आपका फोर्थ पार्ट है, ये आपका ए ट्रेन है एंड ये बी है, और बी की इसकी स्पीड vx है, इसकी 2vx है और सेम डायरेक्शन में है। आपने u प्राइम इज इक्वल टू u माइनस वी लिया है, ये आपका vx है, सॉरी u प्राइम निकालना है, ये आपका vx है और ये माइनस का 2vx है। आप इस फ्रेम को s प्राइम फ्रेम ले रहे हो, इसको s ले रहे हो, इनके बीच का जो डिफरेंस है, मतलब इसका जो रिलेटिव स्पीड है इसके रेस्पेक्ट में, इसका मतलब कि आपने ये 2vx लिया है स्पीड और ये वाली स्पीड v ली है, तो ये आपका माइनस का vx हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, तो यानी कि ux जो आपका प्राइम फ्रेम में जो आई वो माइनस का vx आया है, और अगर आप uy की बात करें तो वो आपका vy के इक्वल ही होगा। तब आपने फिर से दोनों x और y कंपोनेंट है, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि ये जो जा रहा है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो पैराबोला तो मिलेगा आपको लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। दैट मीन्स कि बी में बैठा हुआ जो ऑब्जर्वर है वो पार्टिकल को ऐसे जाता हुआ फील करेगा। फर्स्ट कंडीशन में उसने इस तरह से फील किया जब वो स्टेशन पे बैठा हुआ था, ठीक है। सेकेंड कंडीशन में उसने फील किया कि वर्टिकली जा रहा है। थर्ड कंडीशन में उसने फील किया कि हाँ जा तो ऐसे ही रहा है लेकिन डिफरेंट है इससे थोड़ा, क्योंकि इसका रेक्टम डिफरेंट है। और फोर्थ कंडीशन में जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और बी ऑब्जर्वर इसके कंपैरिजन में डबल स्पीड से जा रहा है सेम डायरेक्शन में, तो इसको फील होगा कि जो पार्टिकल है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर है क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि हमने जो इक्वेशन बनाई है इसमें आपका माइनस का vx आया है, दैट मीन्स कि इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा x कंपोनेंट। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड मैं क्वेश्चन लास्ट में दूंगी लेक्चर के। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स सेकंड एग्जांपल करते हैं, कैलकुलेट द फिक्टिशियस फोर्स, ठीक है, यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात हो रही है, एंड टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम with reference to a frame moving with a downward acceleration of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि एक फ्रेम है जो कि डाउनवर्ड एक्सेलरेशन से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रहा है, और क्या हो रहा है इसमें एक बॉडी फॉल कर रही है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आप स्क्वायर में बनाएं, एक बॉडी है ये इस तरह से इतनी एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ फॉल कर रही है। तो आपको तो ये पता ही है फ्रेंड्स कि ग्रेविटी के कारण हर चीज़ नीचे की तरफ काम करती है। तो न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग जब कोई भी फ्री फॉल बॉडी होगी तो उसके ऊपर सिर्फ जी की वजह से एक फोर्स वर्क करना चाहिए, ठीक है, तो वो होना चाहिए mg के इक्वल। लेकिन क्योंकि ये एक्सेलरेटेड है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से,
तब इस पे एक फिक्टिशियस फोर्स लगेगा जिसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में कि जो फिक्टिशियस फोर्स होता है उसकी डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्रेम होती है। ये अगर नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड है तो इस पे फिक्टिशियस फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। अब ये तो एक्सेलरेशन है, फोर्स की वैल्यू अगर निकालेंगे, फिक्टिशियस फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, और m इज इक्वल टू जो भी है 10 किलोग्राम है इसका, 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50 न्यूटन, 50 न्यूटन। ठीक है, तो ये जो फोर्स होगी इसे हम निगेटिव साइन के साथ बताएंगे। अगर निगेटिव साइन बता रहे हैं दैट मीन्स कि अपवर्ड डायरेक्शन में, तो या तो आप ये लिख दो यहाँ पे कि 50 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा ये फोर्स, या आप ये कहेंगे कि माइनस के 50 न्यूटन का फोर्स होगा। ठीक है, ये फिक्टिशियस फोर्स होगा जो इस पार्टिकल पे लगेगा। और फिर सेकेंडली उसने पूछा है टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा इस पार्टिकल पे, तो आप खुद ही देखिए, फिक्टिशियस फोर्स तो ऊपर की तरफ लग रहा है और इसका ग्रेविटेशन की वजह से एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ से, तो टोटल नेट फोर्स ऑन दिस बॉडी इज इक्वल टू हो जाएगा F माइनस F फिक्टिशियस, और F की वैल्यू कितनी है m इंटू जी, यानी कि 10 इंटू अप्रॉक्सीमेटली आप मान लीजिए कि 9.8 ही मान लीजिए इसको, माइनस के 5 इंटू 10, दैट इज फ्रेंड्स 98 माइनस 50 इज इक्वल टू 48 न्यूटन। दैट मीन्स कि जो टोटल फोर्स ये फील करेगा, ये जो पार्टिकल ये 48 न्यूटन का फील करेगा कि ये नेट फोर्स लगेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो अब हमारी एक चीज इसमें ये ध्यान रखनी है कि अगर इसके फ्रेम में देखा जाए एस प्राइम फ्रेम में इसका फोर्स, इसका जो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स है वो इतना है, यानी इसके साथ मूविंग फ्रेम में बात करें तो इसको फील हो रहा है कि मेरा वेट 48 न्यूटन है। एक्चुअली में इसका वेट इतना नहीं है। अगर ये रेस्ट में होता, यानी एस फ्रेम की बात करते जो कि रेस्ट में होता फ्रेम, तब उस कंडीशन में इसके ऊपर जो फोर्स लगता वो वेट 10 इंटू 9.8 यानी 98 kg के इक्वल होता है इसका वेट। लेकिन क्योंकि ये मूविंग फ्रेम में है, नॉन एक्सेलरेशन फ्रेम में है, इस पे एक सूडो फोर्स लग रहा है जो अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसकी वजह से इसका फोर्स, इसका जो वेट है वो कम हो गया है, वो हो गया है अब 48 न्यूटन के इक्वल। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द फिक्टिशियस एक्सेलरेशन ऑफ द सन इन ए फ्रेम फिक्स विद द अर्थ and rotating about this axis given distance of the sun from earth। देखिए क्या होता है, एक्चुअली हमारी जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है, रोटेटिंग फ्रेम में है, और सन एक ही जगह है, वो ऐसे भी घूम रही है अर्थ सन के अराउंड। ठीक है, और अपने एक्सिस पे भी घूम रही है। तो अभी हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारा फ्रेम इनर्शियल फ्रेम है और जो सन है, सन रोटेट कर रहा है। एक्चुअली आप क्या देखते हो, पूरब से निकलता है पश्चिम में जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक राउंड लगाता है, तो हम उसके फ्रेम को रोटेटिंग फ्रेम मान लेते हैं और अपने फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम मान लेते हैं कि हम यहाँ से ऑब्जर्वर हम है ना, तो हम खड़े हुए हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि अर्थ जो है वो एक तरह से नॉन इनर्शियल फ्रेम है, लेकिन अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी इतनी कम होती है कि हम उसे इनर्शियल फ्रेम कंसिडर करके चलते हैं। अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ही है, तो उस पर फिक्टिशियस फोर्स लगेंगे, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी इतनी ज़्यादा है, हम तो अर्थ पे ही हैं, तो हम उसे अपने रेस्पेक्ट में हम उसे अपने रेस्पेक्ट में इनर्शियल ही लेके चलते हैं। हम ये कहते हैं कि अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी इतनी कम है कि हम उसे रोटेटिंग फ्रेम कंसिडर नहीं करते, लेकिन एक्चुअली में नॉन इनर्शियल ही है। तो अब ये देखिए अर्थ है और क्या हो रहा है कि हमें लग रहा है कि सन घूम रहा है पूरे उसके अराउंड, जो ऑर्बिट ऐसे कर रहा है, एक दिन में ऑर्बिट करता है पूरा, तो सन का रोटेटिंग फ्रेम ले रहे हैं। तो हमें क्या निकालना है, फिक्टिशियस फोर्स निकालना है। देखिए सन यहाँ पे है और इस पे ये से अर्थ के एक्सिस से इसकी जो डिस्टेंस है वो r है, रेडियस बता रखी है इसमें, गिवन डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज इक्वल टू दिस। तो इस पे क्योंकि यहाँ से ये गोल गोल घूम रहा है इसके अराउंड, हम मान के चल रहे हैं कि हम रुके हुए हैं और सन घूम रहा है, तो इसीलिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगा हुआ है, और इस सेंट्रीपिटल के अपोजिट एक फिक्टिशियस फोर्स लग रहा है, उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F की वैल्यू होती है माइनस के m r ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था।
और अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो ये हो जाएगा r माइनस का r ओमेगा स्क्वायर। अब r तो आपको पता है कि इस एक्सिस से यहाँ तक की डिस्टेंस इसने दे दी है, इतने किलोमीटर की है, लेकिन ओमेगा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो फ्रेंड्स देखिए, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी, जहाँ पे टी टाइम पीरियड होता है कि एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। देखिए एक दिन में सन पूरा दिन और रात मिला के ही कंप्लीट एक चक्कर काटता है, तो वो होता है 24 घंटे। तो आपने कहा 24 घंटे इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, दैट मीन्स कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी इससे आप कैलकुलेट करेंगे। ये पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 है, ये वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे। आर की वैल्यू आपको दी हुई है, ये किलोमीटर में दी हुई है, तो इसको भी आप मीटर में चेंज कर सकते हैं। तो आप कुल मिला के अगर ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो निकल के आए 7.8 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सेलरेशन है, इसको आप खुद कैलकुलेट करेंगे तो इतनी निकल के आएगी। तो इस तरह से रोटेटिंग फ्रेम में भी हमने क्वेश्चन कर लिया है, एक्सेलरेटेड फ्रेम में भी कर लिया है, और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैं आपको 3 क्वेश्चन देती हूँ, इन तीनों के आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इनके आंसर भी बता देती हूँ, उन्हें करने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद थोड़े और टफ क्वेश्चन करेंगे। जब हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे ना तो थोड़े और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।